हेलो गाइस, वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। आज हम लोग 11 जुलाई का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल आज था, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से रिलेटेड है। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इसे लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा 27 सितंबर 2021 को। और इसका एक जो एम है वो ये है कि वर्ल्ड इंडिया को वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के तौर पर जो है वो स्टैब्लिश करना। और दिस इनिशिएटिव हैज सक्सेसफुली फैसिलिटेटेड द क्रिएशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 94 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स। दैट मीन्स कि अभी 105 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हैं और 94 करोड़ जो है वो इन्होंने नंबर्स एलोकेट किए हैं। ये एक रोबस्ट डिजिटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इस मिशन के थ्रू जो है वो इसको डेवलप किया गया है। और देयर आर around 5.33 lakh health facilities and approximately 10 lakh healthcare professionals who are working in through this mission. तो अगर हम देखें तो इसका एक एम है कि कैसे जो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको अडॉप्ट करना और उसको अ, इस तरह से यूटिलाइज करना कि दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द वाइडर पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। दिस मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो डेट है इस तरह से पूछा जाता है कि जैसे डेट के रिलेट करके पूछ जाता है, कई सारी स्कीम्स दे देती हैं जिसमें फिर आपको बताता होता है कि कौन से स्कीम किस ईयर में आई या उससे जो रिलेटेड जैसे जो डेटा होता है, जैसे अभी इसमें बताएगा कि कितने अकाउंट नंबर हैं। तो कभी कभी पीसीएस वगैरह के एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो आप चैनल को से हमसे जुड़े रहिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर नेक्स्ट, जैसे मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में अपने बताया था कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन डेटा 23-24 इट वाज रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट। और ये इसमें काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखाया गया है कि जो फीमेल एनरोलमेंट है वो द पास्ट ईयर वो इंक्रीज हुआ है। और वो अभी 2014-15 के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इट इज नाउ 2.24 करोड़। तो एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला है, जो नंबर है वो बढ़ रहे हैं। बट दिस आर्टिकल वाज अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द एंटायर रिपोर्ट। और इसमें बताया गया है कि अभी the growth rate substantially outpaces the male enrollment increase. Male enrollment 22.16% रहा, फीमेल का 42% रहा। तो ये एक काफी इंक्रीज दिखाता है, जिसको जो अगर हम नंबर के टर्म्स में बात करें तो ये है आपका इंक्रीज हुआ है 1.85 करोड़ टू 2.26 करोड़ सेम पीरियड में। तो एक न्यू हाई पे पहुंचा है। और जो ऑल स्टूडेंट्स में जो वुमेन का नंबर है वो बढ़ के अभी 49.7% है। तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट गेन, मतलब एक गेन दिखा रहा है, नंबर का इंक्रीज दिखा रहा है। बट अगर हम इसको देखें, एनालाइज करें, तो जेंडर इम्बैलेंस अभी भी परसिस्ट करता है विद इन स्पेसिफिक फील्ड्स। और वुमेन, they constitute 44% of students in STEM field, that is science, technology, engineering and mathematics. In this field also the number is heavily concentrated in general sciences like biology and chemistry. Biology and chemistry में जो female participation है, it is 54.6% majority. But fields like engineering, technology, mathematics, these are still more represented by male. तो अगर हम इसे देखें तो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो पुरुषों के कंपैरिजन में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में कम है, बायोलॉजी फील्ड में ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये अभी एक डिस्पैरिटी है, तो इसे भी फुलफिल करना होगा। और जो ट्रेडिशनल साइंसेस हैं वहां पे तो पोटेंशियल है वुमेन का, उनको फिर अदर सेक्टर्स में भी और ज्यादा नंबर इंक्रीज करना होगा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इनमें जो ग्रोथ होती है, जो इकोनॉमिक सेक्टर में इसमें हाई ग्रोथ होती है, तो इसमें भी अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा रहेगा तो वो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री एंड वुमेन एम्पावरमेंट। इसके अलावा जेंडर डिस्पैरिटी है
और जो टॉप टियर लीडरशिप पोजीशंस हैं हायर एजुकेशन में दैट आर स्टिल मेनली डोमिनेटेड बाय द मेल्स, तो उसमें भी हमें वर्क करने की जरूरत है। Additionally, female labor force participation rate, that is the percentage of working age female population that is employed or actively seeking employment. This rate is adversely affected by societal expectations, domestic responsibility. That means कि जो घर के काम होते हैं उसमें एक जो एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी में, वो अभी भी यही है कि महिलाओं का जो है वो होम मेकिंग में ज्यादा जो है वो रोल है। इसके अलावा देर आर सेफ्टी कंसर्न्स रिलेटेड टू वुमेन, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन सो मेनी केसेस जिसमें कि जो फीमेल वर्कफोर्स है उनके साथ जो है वो मिस हैपनिंग्स हुई हैं, रिकॉर्ड हुआ है, और इसकी वजह से काफी सारे इश्यूज होते हैं। इसके अलावा 2025 जो रिपोर्ट है ये बताती है कि मेन डोमिनेट द रेगुलर सैलरीड वर्क फोर्स। जो रेगुलर सैलरीड वर्क फोर्स है उसमें मेन का परसेंटेज 26.5 है कंपेयर टू 18.2% दैट इज फॉर वुमेन। और जब मेन है that are earning more in compared to women, मतलब if the male is earning 24,217 rupees, the woman is earning 18,353 rupees, so that is also a disparity which on which we have to work. 64.2% of women are classified as self employed, और इसके अलावा जो अनपेड हाउस होल्ड है, फार्म लेबर है, इसमें भी बहुत सारी फीमेल्स हैं। तो कहीं ना कहीं दीज थिंग्स आर अफेक्टिंग द फीमेल, और इस पे पूरा और वर्क करना होगा ताकि आगे आने वाले टाइम में इंडिया की जो हाफ पॉपुलेशन है उसको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, जितना उसका पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग उसको चीजें वो अचीव कर सके। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने अमेंड किया है ड्रग रूल्स 1995, और इसमें जो टारगेट है ये है हाई अल्कोहल कंटेनिंग ड्रग फॉर्मुलेशंस। अभी जो चेंजेस किए गए हैं दिस इन्वॉल्व मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसमें शेड्यूल के अंदर जो प्रिस्क्रिप्शंस थे उनको जो है एग्जाम्पशन रहता था पहले। तो अभी क्या किया है कि ऐसा कोई भी फॉर्मुलेशन जिसमें एथाइल अल्कोहल होगा मोर देन 1% वॉल्यूम पर वॉल्यूम एथाइल अल्कोहल, क्वांटिटीज वाइज अगर बात करें तो दैट विल बी एक्सीडिंग 30 मिलीलीटर्स, ये अब इसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा अंडर शेड्यूल के, एंड दीज प्रोडक्ट्स should have to obtain the necessary license as stipulated under the Drug Cosmetics Act 1940। तो ये चेंजेस इसमें किए हैं। जैसे शेड्यूल के की अगर हम बात करें तो शेड्यूल के दीज आर स्पेसिफिक शेड्यूल विद इन द ड्रग रूल्स 1995 which previously listed exemptions from certain provisions, including licenses, requirements for certain medical preparation. So, the amendment is very crucial towards strengthening regulatory oversight over अल्कोहल कंटेनिंग मेडिकल प्रोडक्ट्स। तो ऐसे मेडिकल प्रोडक्ट्स जिनमें कि अल्कोहल कंटेंट होता है, ये इंश्योर करना होगा इसमें कि हाँ इनको पूरा रेगुलेट किया जाएगा ताकि जो फार्मास्यूटिकल चेन है वो बेहतर तरीके से उसको मैनेज किया जा सके। और माना जा रहा है कि बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस जो पोटेंशियल होता है कि डाइवर्ट कर दिया जाता है, मिसयूज किया जाता है इसको, तो इसको जो है वो इसमें जो है वो कमी आ सकेगी। अब जैसे कि अगर हम बात करें द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड सब्सिक्वेंट ड्रग्स रूल्स 1945, ये ड्रग रेगुलेशन का इंडिया में पूरा काम जो है वो करते हैं। इनका एक ऑब्जेक्टिव है, ये इंश्योर करते हैं कि ऑल द ड्रग्स एंड कमोडिटीज कॉस्मेटिक्स दैट आर सोल्ड इन कंट्री आर सेफ, इफेक्टिव, and that they have a quality standards. This act empowers the central government to make rules such as those found in the Drug Rules 1945 to implement and enforce its provisions। तो ये थोड़ा क्रूशियल रहेगा। और इसे शेड्यूल के की बात की या फिर इसमें जो है वो चेंजेस की बात करी, तो these are important। या sometimes they simply ask the age act of
एज एज ऑफ द एक्ट, तो ये है कि ये 1940 का है। ड्रग रूल्स आर रिलेटेड टू 1940। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है 7 मेंबर कमेटी that has been given the task of drafting a uniform civil code for the state. And this committee will be headed by retired Supreme Court Justice Ranjan Desai. और ये जो फॉर्म किया गया है कमेटी का, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अब जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, ये भी यूसीसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। The committee members include former Supreme Court Judge Justice Ranjana Desai, former Bombay High Court Judge Justice R.C. Chavan, Justice S.G. Mehare. Additionally, former Chief Secretary and former Advocate General of Maharashtra that will also will be a part of the committee, and they will see what is the situation in the state. और अगर हम बात करें तो जो जस्टिस देसाई हैं, इनका प्रायर एक्सपीरियंस रहा है और इन्होंने जो है वो जो एक्सपर्ट कमेटी बनी थी प्रीवियसली फॉर द यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन इन उत्तराखंड एंड गुजरात, दैट वाज आल्सो हेडेड बाय हिम। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट कमेटी ही इज गोइंग टू लीड। और अगर हम देखें तो जो यूसीसी है, उत्तराखंड is the first state in India post independence India to enact uniform civil code, followed by Gujarat, and recently Assam has become the third state to pass similar legislation। और अभी जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जो गवर्नमेंट बनी है बीजेपी की, तो उनका ये एक मेजर वो भी था कि हम जब हमारा गवर्नमेंट आएगा तो हम यूसीसी को जो है वो लागू करेंगे। और यूसीसी की अगर हम बात करें तो बहुत बार ये पूछा गया है कि ये कौन से आर्टिकल के में आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का है आर्टिकल 44, उसमें ये दिया गया है कि ये कॉल करता है स्टेट को टू एंडेवर टू सिक्योर फॉर इट्स सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और एक ये बताता है कि जो एक यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क रहेगा जो भी पर्सनल मैटर्स होते हैं, ताकि इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म को जो है वो बढ़ावा दिया जा सके। और इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स इशू भी है, इसमें बहुत सारी डिबेट्स रहती हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनको लेके, क्योंकि उनके बहुत ही डाइवर्स रिलीजियस पर्सनल लॉज होते हैं। तो वो उनका कहना होता है कि हम अपने जो रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। बट यूनिफॉर्म सिविल कोड ये प्रपोज करता है कि गवर्नमेंट जो है वो पर्सनल मैटर्स लाइक मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, इन सब के लिए जो भी सिटीजन्स हैं अक्रॉस द कंट्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, एक सेम जो है वो लीगल लॉ जो है वो बनाए। और जैसे कि मैंने बताया कि उत्तराखंड जो है वो पहला स्टेट है, तो ये तो इम्पोर्टेंट रहेगा, ये पूछा जा सकता है। फिर अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज इज द रिकॉग्निशन ऑफ Financial Intelligence Unit India, that is a central national agency, and it is responsible for receiving, processing, and analyzing and disseminating intelligence about money laundering। तो इसको एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है। इट हैज अचीव द रनर अप पोजीशन एट द एगमॉन्ट केस अवार्ड VECA 2026। और ये दिखाता है कि इसका एक सक्सेस है जो मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क है उसको अनकवर करने में, और लार्ज स्केल पे जो फ्रॉड होता है, साइबर फ्रॉड, उसको टैकल करने में। और द प्रेस्टिजियस अवार्ड सेरेमनी दैट इट टुक प्लेस एट बाकू। बाकू इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान। कभी कभी ये भी पूछा जा चुका है, ज्योग्राफी से रिलेट करके पूछते हैं इसमें, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये जो अवार्ड है ये भी रहेगा आपके लिए इम्पोर्टेंट, प्रीलिम्स में ये आ सकता है। तो आप चैनल पे हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहिए, क्योंकि जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो काफी रेलेवेंट रहती है। और हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको अच्छे से चीजें बताई जा सके जो आपके एग्जाम में सीधे आप पूछी जाए या आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे। आपका टाइम जो है ये काफी इम्पोर्टेंट है, प्रिपरेशन जो बच्चे करते हैं, तो जरूरी है कि उनको जो है वो टाइम बाउंड मैनर में ऐसी चीजें बताएं जो रेलेवेंट हो और एग्जाम में आए, और उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। लिंक आपको यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है, तो अगर आप उस लिंक पे टच करेंगे तो आपको पीडीएफ आप ये डाउनलोड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो देयर इज एन आर्टिकल रिलेटेड टू बालोद डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। और
मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इन्होंने अनाउंस किया है कि दिस डिस्ट्रिक्ट हैज सक्सेसफुली क्रिएटेड अप्रोक्सीमेटली 2,85,000 वाटर कंजर्वेशन एंड रिचार्ज स्ट्रक्चर ओवर द पास्ट ईयर। और ये काफी एक्सटेंसिव एफर्ट जो है वो किए हैं। इसकी वजह से जो डिस्ट्रिक्ट की कैपेसिटी है फॉर कैप्चरिंग एंड कंजर्विंग रेन वाटर, ये बहुत ही इनहेंस हुई है, बढ़ी है। तो ये इम्पोर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जैसे कि इसने ये एक रिमार्केबल इनका अचीवमेंट है कि वाटर कंजर्वेशन में इन्होंने काफी काम किया है। कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच को लेके ये चले हैं और इन्होंने जल संचय जन भागीदारी 2.0 इनिशिएटिव में इसमें एक रिमार्केबल वर्क जो है अपना शो किया है। और जो करंट फेज है इसका कैंपेन का, तो इसके थ्रू भी जो है इन्होंने काफी सारे जो कंजर्वेशन स्ट्रक्चर को डेवलप किया है। और इसके पहले अगर हम देखें तो इन्हें जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट है ये थर्ड पोजीशन इन्हें नेशनली मिला था और फर्स्ट पोजीशन मिला था ईस्टर्न जोन में फॉर द कैंपेन। और ये जो पूरा एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो कि फॉर्म हुआ था 2019 में, एंड दिस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजनरेशन इन इंडिया। मैनेज करना है कि कैसे जो वाटर क्राइसिस है उसको कम किया जाए। और बालोद डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ स्टेट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट है जो कि इसको रिकॉग्निशन मिला है अपने वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स के लिए। तो जैसे छत्तीसगढ़ के एग्जाम में भी ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। और जो वाटर स्कैरसिटी से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, कैसे बाय मेकिंग पॉलिसीज एंड बाय मेकिंग सच काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स, कैसे जो वाटर रिसोर्सेज इनको और बेहतर किया जा सके, इस पे जो है वो वर्क हो रहा है। तो ये दिस इनिशिएटिव इज क्वाइट इम्पोर्टेंट स्पेशली फॉर द वाटर स्ट्रेस्ड रीजन्स। और बाय दीज इनिशिएटिव्स वी आर गोइंग टू सिक्योर लाइवलीहुड एंड प्रमोट एनवायरमेंटल बैलेंस। तो ये जैसे कि जो इस डिस्ट्रिक्ट है ये इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। The next is an article related to Digital Bharat Nidhi. Digital Bharat Nidhi, it was formerly called as Universal Service Obligation Fund, and this was established on 1st April 2002 under the Indian Telegraph Amendment Act 2003. Uh, with the enactment of the Telecommunication Act 2023, the fund was officially renamed Digital Bharat Nidhi. Digital Bharat Nidhi, it operates as an attached office of the Department of Telecommunication, which comes under the Ministry of Communication. So sometimes they ask the ministry related to the particular scheme or fund. तो ये important रहेगा. What is the mandate of Digital Bharat Nidhi? It is to foster universal service by enhancing access to and delivery of telecommunication service across underserved rural, remote and urban regions. ऐसे regions जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है वहां पे कनेक्टिविटी बेहतर करना, यही जो है वो इसका एम है। और ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है फॉर क्रूशल स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो डिजिटल भारत निधि इनिशिएटिव, it provides support to crucial schemes and projects जिसमें कि भारत नेट प्रोजेक्ट, which aims to provide broadband connectivity to all gram panchayats in India, 4G saturation project that focuses on expanding 4G mobile network coverage, इस पे ये वर्क करता है। इसके अलावा जो डीबीएन है, इट आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू मोबाइल सर्विसेज इन अनकवर्ड एरियाज ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज, हिमालयन एंड ब्रॉड बॉर्डर एरियाज, आइलैंड्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री। तो ये डिजिटल भारत निधि इनिशिएटिव दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। फिर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था ये इज रिलेटेड टू एथेनॉल ब्लेंडिंग जर्नी। और जैसे कि मैं पता है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके काफी अभी जो है वो एक डिबेट चल रहा है, काफी सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट का एक तरह से ये क्लैरिफिकेशन था कि इसमें बताया गया है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग जर्नी जर्नी क्या है, क्या क्या चीजें की गई हैं।
और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इन्होंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि मतलब जो एथनॉल ब्लेंडिंग का जो पूरा प्रोसेस है, ये कोई फर्स्ट कंसेप्ट नहीं है। इनका कहना है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये एक इसको स्टार्ट किया था 2001 में, फॉर्मलाइज हुआ ये 2004 में। उसके बाद फ्रॉम 2006 5% ब्लेंडिंग ऑफ एथनॉल ये स्टार्ट हुआ। एथनॉल कोई न्यू फ्यूल नहीं है, और हेनरी फोर्ड्स मॉडल टी इसको डिजाइन किया गया था, जिस पे ये रन करता था एथनॉल पे। और इंडिया का एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम ये स्टार्ट हुआ 2001 में। The target of 5% blending across 10 states and union territories were set initially, and landmark step occurred in August 2021 when oil marketing companies like IOCL, BPCL, HPCL issued expressions of interest for dedicated ethanol plants in deficit regions. In 2021, Niti Aayog published a comprehensive roadmap for the ethanol blending, and this highlighted the benefits of blended petrol for the environment, energy security, and rural incomes. इनिशियली इंडिया का जो रिक्वायरमेंट था वो 10% ब्लेंडिंग फिर इसको किया गया, और फॉर दैट 500 to 600 करोड़ लीटर्स ऑफ एथनॉल वाज रिक्वायर्ड एनुअली। बट जो बाद में जो टारगेट है उसको इंक्रीज करके 20% ब्लेंडिंग का टारगेट किया गया। फॉर दैट 1200 करोड़ लीटर्स ऑफ एथनॉल वाज रिक्वायर्ड। गवर्नमेंट ने जो है ये इसमें फाइनेंस किया लगभग 1 लाख करोड़ पर ईयर का फॉर एथनॉल प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स। एंड गवर्नमेंट का ये कहना है कि E20 इट ऑफर्स क्लीनर कंबशन, lower emission, and it reduce the import dependency of country. Because of blending, farmers' income also has increased, and it is must for greater energy security. Government purchases ethanol at remunerative prices, including for maize-based ethanol and also sugarcane-based ethanol. अभी जो इश्यूज हैं वो ये हो रहे हैं कि जो क्रॉप प्लांट्स हैं, जैसे कि मेज या एथनॉल, जो शुगर केन है, इससे जो एथनॉल का प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो इसमें काफी जो है वो वाटर का रिक्वायरमेंट हो रहा है, और इससे वाटर क्राइसिस भी आगे और एस्केलेट कर सकती है। जैसे कि हमें पता है कि अभी ऑलरेडी देयर इज अ ड्रॉट कंडीशन, दिस इज अल नीनो ईयर, एंड बिकॉज ऑफ दिस in the period of June there was a significant reduction in the total rainfall. So these are the issues. इसके अलावा देर आर रिपोर्ट्स कि फॉर मेकिंग एथनॉल वी आर जनरेटिंग मोर पोल्यूशन, विच वी आर एक्सपेक्टेड कि हाँ बिकॉज ऑफ एथनॉल ब्लेंडिंग वी आर गोइंग टू टैकल द क्लाइमेट चेंज बाय रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ गैसेस। बट हो क्या रहा है कि ऐसी गैसेस का प्रोडक्शन जो है वो और बढ़ रहा है, तो इसको लेके भी एक प्रॉब्लम जो है वो उसमें इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो अभी इसमें मतलब गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये बेहतर इनिशिएटिव है, और इससे जो हमारे अगर हम टारगेट को अचीव कर रहे हैं तो ये बेहतर रहेगा। और इसमें उनका कहना है कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं ये काफी इंक्रीज कर गए हैं फ्रॉम 30 फ्रॉम $70 पर बैरल, US डॉलर से इंक्रीज होके ये हो गया है 120 to 130 पर बैरल। और एथनॉल जो है वो इट इज चीपर, और इनका मतलब ये है कि इससे जो एक्सपोजर है इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पे कहीं ना कहीं ये कम होगा, तो इससे जो इकोनॉमी है ये इसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो इथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है ये जो लॉन्च हुआ है, पहले इसका 5% ब्लेंडिंग किया 9 स्टेट्स और 4 UTs में। आफ्टर दैट इन 2014 जब न्यू गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने री इंट्रोडक्शन किया एडमिनिस्टर प्राइसिंग का। 2016 में आईडीआर एक्ट का अमेंडमेंट हुआ। इन 2018 नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स दैट वाज मेड, एंड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ये लाया गया। उसके बाद रोड मैप फॉर एथनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया टू फ्रॉम 2020 to 2025 इट वाज रिलीज बाय प्राइम मिनिस्टर, एंड
A target was set of 10% blending in June 2022. तो इसमें बताया गया कि अहेड मतलब पहले ही हमने जो टारगेट है उसको जो है वो अचीव कर लिया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज में 2023 में E20 फ्यूल उसको लॉन्च किया गया और देयर 84 रिटेल आउटलेट्स वर मेड अक्रॉस द कंट्री। और इंडिया एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना है इसमें 2023 में। तो इसमें इंडिया जो है अपना एक लीडिंग पोजीशन में रहा और हमारी जो ब्लेंडिंग है वो 14.60% हो गई 2023-24 में। और जो प्रोडक्शन है वो कैपेसिटी ये क्रॉस कर गया 1623 करोड़ लीटर। तो 2024 में जो एथनॉल जनरेटिंग कैपेसिटी है वो अभी इतनी की जो है ये हो चुकी है। तो ये मतलब जो टारगेट्स थे और जो ये अचीवमेंट्स के बारे में इसमें और भी क्लैरिफाई किया गया। इंडिया ने 2025 में 20% एथनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट इसको अचीव कर लिया है। हमारा पहले का जो डेडलाइन था वो 2030 था। तो इसमें काफी वर्क किया है और एथनॉल को एज ए बायोफ्यूल काफी गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, काफी सारे इस पे जो है वो स्टेप्स लिए गए। फिर अप्रैल 2026 से जितनी भी BS6 व्हीकल्स ये बनेंगी इनको E20 एमिशन स्टैंडर्ड्स को मीट करना होगा, क्योंकि ये जो पेट्रोल है वो पूरे इंडिया में जो है वो सोल्ड आउट किया जा रहा है, जो बेचा जा रहा है उसमें एथनॉल 20% रह रहा है। तो ये जो कंपनीज हैं, जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनको भी कहा गया है कि आप जो अपने व्हीकल्स का बैटरी है वो ऐसा बनाइए, क्योंकि इसमें भी रिपोर्ट है कि इसकी वजह से जो है वो जो व्हीकल्स हैं उनका डैमेज हो रहा है, इंजन डैमेज हो रहा है। तो इसमें कहा गया है कि ऐसे इंजन्स जो है वो बनाए जो कि इनको जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको जो है वो मीट करते हों। इसके अलावा अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 इस पे जो मिनिस्ट्री है इसने लॉन्च किया E85 फ्लेक्स फिल प्रमोशन, ये IOCL रिटेल आउटलेट पे। और अभी 2 कंपनीज हैं, इसके बारे में हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, जो कि अभी फ्लेक्स फिल व्हीकल्स जो है वो उनको बनाएंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ ये ऐसी व्हीकल्स बनाएंगी जैसे कि हीरो का मोटोकॉर्प का पहला फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस और HF डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल ये इससे चलेगा, तो इसको रिलीज किया गया है। इसके अलावा कार्स को भी जो है जो कि फ्लेक्स फ्यूल जो है टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है उनको रिलीज किया गया है। तो ये मतलब टोटली जो है वो E85 मतलब इसमें इतना ज्यादा जो है वो एथनॉल रहेगा और इससे जो है ये चलेंगी। तो ये सारे जो एक जो एमिशंस के टारगेट्स थे, जो कब कैसे बना, कैसे टेक्नोलॉजी है, तो ये गवर्नमेंट का एक पूरा आर्टिकल था, इसमें बताया गया कि ये सारी चीजें हुआ है मतलब हुई हैं। और इसमें ये भी बताया गया है मतलब गवर्नमेंट ने एक एक्नॉलेज भी किया है कि जो E20 ब्लेंडेड फ्यूल है, बिकॉज ऑफ दिस देयर माइट बी 3 to 5% रिडक्शन इन फ्यूल इकोनॉमी फॉर सम व्हीकल्स। फिर इसके अलावा और भी जो क्रिटिसिज्म्स है इसमें क्वेश्चन किया जाता है कि क्यों जो 20% एथनॉल है फ्यूल है इज नॉट चीपर देन प्योर पेट्रोल और फ्यूल कंटेनिंग 10% एथनॉल। कि अगर ब्लेंडिंग की जा रही है तो ये अगर चीप है तो जो प्राइसेस है उसमें भी कमी होनी चाहिए। तो अभी काफी सारी चीजें हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया गया है और ये एक्सेप्ट भी किया गया है कि 3 to 5% रिडक्शन जो है वो हो सकता है। जो व्हीकल्स हैं उनमें प्रॉब्लम जो है वो हो सकती हैं। साथ ही साथ जो इश्यूज थे कि मतलब क्या कब ये लॉन्च हुआ, क्या-क्या स्कीम्स हैं, तो ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और इसको आप पढ़िएगा ध्यान से। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो 7th मीटिंग हुई ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ नेशनल CAMPA और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का ये है। तो इसमें जो है वो जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा पूरा रिव्यू किया गया जो भी अभी जो है वो इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उनका कि कैसे उनकी मॉनिटरिंग की गई, जो न्यू कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स को जो है वो अनाउंस किया गया। हरित संकल्प पोर्टल, दिस इज सिस्टम फॉर एक्रीडेशन नर्सरी नॉलेज फॉर एफॉरेस्टेशन लिंकेज प्लेटफॉर्म है ये। और इसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया इन्होंने जो है वो लॉन्च किया। ये प्रोवाइड करता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन एंड QR कोड बेस्ड ट्रेसेबिलिटी फॉर सीड सोर्सेज, नर्सरीज, प्लांट मटेरियल्स। और this is important because of this
जो आपका एनवायरनमेंट से जो रिलेटेड चीज है, जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स है, इनको जो है बेहतर क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं, इनको जो है वो इस पोर्टल के थ्रू जो है वो पाया जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसमें मीटिंग में रिव्यू किया गया मिष्टी इनिशिएटिव का, जो कि है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटाट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। और इसमें बताया गया कि 88.4 करोड़ रुपीस जो है उनको रिलीज किया गया है फॉर मैंग्रोव प्रोडक्शन एंड रिस्टोरेशन इन 6 स्टेट्स एंड यूटीज। इसके अलावा बताया गया कि नगर वन योजना, नगर वन वाटिकास काफी सारी डेवलप किए गए हैं। और ग्रीन क्रेडिट स्कीम, ये इसके थ्रू जो है वो फंड्स रिलीज किए गए हैं। आस्था वन संरक्षण योजना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसके लिए इनिशियल जो कॉर्पस रखा गया था पैसा, वो 3000 करोड़ का था, कि ये 26-27 से लेके 30-31 तक कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो ये सारी चीजों को जो है वो किया जाएगा। और इसके थ्रू 15,000 सेक्रेड ग्रुप्स बनेंगे अक्रॉस द कंट्री। इसके अलावा ये गवर्नमेंट जो बॉडी है, इन्होंने बोला है कि एक पूरा कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्शन प्लान बनेगा। इसमें स्टडी किया जाएगा रिवर डॉल्फिन्स प्रोजेक्ट, स्नो लेपर्ड फेज 2 पे इस पे वर्क होगा। इसके अलावा राइनोसेरॉस और के कंजर्वेशन के लिए, वाइल्ड बफेलोज के कंजर्वेशन के लिए एक पैन इंडिया प्लान जो है वो बनाया जाएगा। साथ ही साथ मणिपुर का ब्रो एंटलर डियर है, जिसको कि संगई कहते हैं, इसके कंजर्वेशन के लिए भी एक कंटिन्यूअस सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात जो है वो कही गई है। तो ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे इसमें मणिपुर में बताया गया ब्रो एंटलर डियर है, या इसको संगाई कहा जाता है, तो जैसे कि ये भी पूछ दिया कि व्हाट इज संगाई, और उसमें 4 ऑप्शंस दे दिए। तो ये इस तरह से चीजें जो है वो आपके एग्जामिनेशन में इसमें पूछी जाती हैं। फिर इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के अपने विजिट पे थे, तो उसके दौरान एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और बेहतर करने के लिए जो है वो इस पे वर्क किया गया। और ये एक सक्सेसफुल विजिट रहा। और इसमें काफी एंगेजमेंट जो है वो हुए, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी एक्सपेक्ट्स पे दोनों कंट्रीज ने जो है वो कहा कि हम बात करेंगे। इफ वी टॉक अबाउट द की आउटकम्स ऑफ द बायलेटरल टॉक्स, तो इसमें था एक्सेलरेशन ऑफ नेगोशिएशन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। इसके अलावा डिफेंस एंड सिक्योरिटी वर द प्रोमिनेंट थीम्स। Both the countries adopted joint declaration on defense and security cooperation and maritime security collaboration roadmap, which aim to create a free and open Indo-Pacific region. इसके अलावा वहां पे एक पब्लिक एंगेजमेंट में जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया, दैट इज मेलबॉर्न मीट्स मोदी। इसमें जो इंडियन डायस्पोरा था ने अटेंड किया। मार्वल स्टेडियम है वहां पे 25,000 लोगों ने ये इसको अटेंड किया। और प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर अल्बनीज बोथ एक्नॉलेज दैट इंडियन ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी is a vital living bridge and the contributor to Australia's economic prosperity. Beside these, sports diplomacy, it was very important during the visit. Or both countries launched the India-Australia Sports Collaboration Roadmap at Melbourne Cricket Ground. This initiative, it aims to enhance cooperation in sports science and infrastructure that will support India's preparations for the 2030 Commonwealth Games, which are going to held in Ahmedabad, Gujarat. तो ये था। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होंगे 2032 में। तो मतलब फ्रॉम दिस आर्टिकल यू गेट टू नो दैट कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन इंडिया एंड 2032 ब्रिस ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी है। और इसके अलावा announcement हुआ for that the Australia's men's Big Bash League will play its opening match in Chennai in December और as a part of G Day Namaste Festival in इंडिया। तो ये फेस्टिवल भी इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे अभी जो विजिट्स हुई हैं इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसमें जो इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये आगे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। फिर लास्ट स्पोर्ट्स में अगर हम बात करें तो गोवा चीफ मिनिस्टर इन्होंने ऑफिशियली इनॉग्रेट किया बटरफ्लाई अल्टीमेट टेबल टेनिस सेशन 7 एट
Dr. Shama Prasad Mukherjee Indoor Stadium that is located in Bambolim, और ये एक काफी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है. फर्स्ट टाइम दिस काइंड ऑफ लीग इज गोइंग टू हैपन इन स्टेट ऑफ गोवा. और एज वी नो कि गोवा जो है वो काफी जाना जाता है अपने टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, और अब नाउ इट इज प्रोग्रेसिवली एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ एज अ प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन फॉर स्पोर्टिंग टूरिज्म. ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा. और लास्ट अगर हम देखें तो इंडिया और न्यूजीलैंड, इनके बीच में एक 100 years जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं. इंडिया एंड न्यूजीलैंड आर कमेमोरेटिंग 100 years ऑफ स्पोर्टिंग टाइज इन 2026, और दिस रिलेशनशिप वाज स्टार्टेड इन 1926 विद हॉकी. तो जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो कनेक्शन है उनको और बेहतर करने के लिए जो है ये इस पे और वर्क होगा. और ऑफिशियली ये बिगिन हुआ इनका 1926 में, क्योंकि इस बार पूरे 100 year होंगे. तो एक बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप इसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो है वो हॉकी के जो है वो मैचेस होंगे. और भी रिसेंटली इंडिया की जो वुमेन हॉकी टीम है ये इसको विक्ट्री मिली थी FIH वुमेन्स नेशनल कप. ये हुआ था ऑकलैंड में, और इन्होंने न्यूजीलैंड को डिफीट किया था फाइनल मैच में. तो एक फ्रेंडली रिलेशन रहा है, और इसमें काफी जो है वो आगे जो टाइज है इनको और बेहतर करने के लिए जो है उस पर वर्क होगा. तो ये आज का सारा करंट अफेयर्स था. और आप चैनल पे हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. लिंक आपको यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किया गया है जिससे आप PDF मटेरियल को जो है वो पढ़ सकते हैं लेके. तो फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे.